चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। पहला पार्ट था वो हमने ख़त्म किया पेंशन सेक्टर का, जिसमें हमने बात की स्टेटस ऑफ पेंशन सेक्टर इन इंडिया। ये कंप्लीट होने के बाद सेकंड टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम्स इन इंडिया एंड देयर फीचर्स। क्या क्या हमारे रिटायरमेंट स्कीम्स हैं जो कि इंडिया में माने जाते हैं, इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या उनकी बेसिक्स बातें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ही छोटा एरिया है। आने वाले एक दो या हार्डली 3 वीडियोस के अंदर इसको कवर कर लिया जाएगा। 3 टाइप्स के आपके, अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो 3 टाइप के आपके रिटायरमेंट स्कीम होते हैं, उसकी बात अपन इसमें करेंगे। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये जितने भी बाकी बचे हुए टॉपिक हैं ये कहीं ना कहीं रिलेट करेगा इसी से। मतलब कि ये वाला पार्ट जो हमने कंप्लीट किया, इसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल्ड में बातें कर ली हैं। अब इसी के अंश और किसी एक टॉपिक के ऊपर हाईलाइट करते हुए इसमें बात की जाएगी। फॉर एग्जांपल एनपीएस की बात हम इसमें कर चुके हैं, एनपीएस की बात हम इसके अंदर भी करेंगे, और थर्ड नंबर पर जब एनपीएस आएगा तो भी इसकी बात होगी, लेकिन उसकी थोड़ी सी गहराई को बढ़ाते हुए चलेंगे हम। ठीक है, सेम इसकी बात हो गई, सेम एन्युटी प्लान है उसकी बात हम यहाँ पे अभी करेंगे रिटायरमेंट स्कीम्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स है, ये थोड़ा सा सेपरेट है बट बहुत ही ईजी एरिया है, इसको भी फटाफट से हम कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रिटायरमेंट स्कीम की। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 टाइप के आपके रिटायरमेंट स्कीम है। पहला रिटायरमेंट स्कीम है जिसके अंदर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड की, मतलब कि वो रिटायरमेंट स्कीम, वो पेंशन प्लान जो कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होते हैं। ठीक है, सेकंड आएगा आपका गवर्नमेंट के, और थर्ड आएगा आपका इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, तो 3 कैटेगरी है। पहला एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, इसकी बात हमने ऑल दो पीछे वीडियोस के अंदर की हुई है, लेकिन हमने इसको एक जनरल समझा था। अब उसको हम समझेंगे इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग कि अगर रिटायरमेंट स्कीम्स की बात करें, मोटा मोटा पेंशन प्लान्स की बात करें, तो कितने टाइप के होते हैं जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। उसमें से पहला आता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पेंशन प्लान्स। वो कौन से प्लान्स हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हैं। अगर आपको ध्यान दें आप इसको, तो ये एनपीएस को छोड़ के बात कर रहा है। एनपीएस को अगर हम छोड़ के बात करें तो ऐसा कहाँ है जहाँ पे आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके एम्प्लॉयमेंट का पार्ट होता है। एनपीएस को क्यों इससे बाहर किया गया सर? एनपीएस को इससे बाहर करने का रीजन ये है कि एनपीएस जो है वो सबको कवर करता है। एनपीएस जो है वो सबको कवर करता है, एम्प्लॉयमेंट वाले को भी कवर करता है, और अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं एनपीएस जो है वो कवर कर लेता है। लेकिन अगर हम वेरी स्पेसिफिकली बात करें कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कौन से पेंशन प्लान्स हैं, तो उसकी हम बात करेंगे, तो उसमें आप देखोगे क्या कि आपका जो ईपीएफ है उसमें हमने बात की थी कि ईपीएफ के अंदर कुछ कंपोनेंट होता है। ईपीएफ जो है इसके अंदर कुछ कंपोनेंट होता है जो कि ईपीएस में जमा कराया जाता है, और बाकी पार्ट जो है वो आपका ईपीएफ में जमा कराया जाता है। ऐसा सर कहीं सुना तो था, क्या था वो जरा फिर से बात करें उसकी। तो आपको बताया गया था ऐसा कि वो सारे एम्प्लॉयज जिनकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपीज़ से कम होती है, तो इनके लिए क्या किया जाता है, और वो सारे लोग जिनकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा होती है, उनके लिए क्या किया जाता है। तो आपको इसके लिए बताया गया था कि जिनकी सैलरी 15,000 रुपीज़ से ज़्यादा होती है उनका स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ईपीएफ जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% काट लिया जाता है। किससे काटा जा रहा है? ये एम्प्लॉय से। और सेम 12% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कौन? एम्प्लॉयर। और ये टोटल 24% जो है वो आपका जमा कर दिया जाता है ईपीएफओ के पास। ईपीएफओ के पास, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद वो पैसा मिलता है, ड्यूरिंग दी सर्विस भी मिलता है। अलग अलग उसके क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट विड्रॉल जो है वो आपका रिटायरमेंट के बाद ही होता है। ठीक है सर, इसके अंदर क्या अलग है? इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर ईपीएफ के अंदर जमा किया जाता है 12%, जो कि किसका कंट्रीब्यूशन है? एम्प्लॉय का। और जो एम्प्लॉयर है उसके कंट्रीब्यूशन को तोड़ दिया जाता है, मतलब कि 3.67% जो है वो तो डाल दिया जाता है ईपीएफ के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयर वाले पैसे की बात कर रहे हैं। और बाकी जो बच गया आपका 8.33% किसका? एम्प्लॉयर का, उस पैसे को डाल दिया जाता है ईपीएस के अंदर। ठीक है जी, तो इसी ईपीएस की यहाँ पे बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। ठीक है, तो ये ईपीएफओ ने ही इंट्रोड्यूस किया था उन लोगों के लिए जिन लोगों की सैलरी होती है कम। उनके लिए कहा गया कि भैया ये अपने पेंशन के बारे में नहीं सोच पाएंगे या नहीं सोच सकते, तो ऐसा करते हैं कि जो ईपीएफ का चल रहा है ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन, इसको ही ब्रेक कर देते हैं। कुछ पैसा हम इनके लिए सेव करते हैं, जिसको कि पेंशन प्लान के रूप में इनको दिया जाएगा जब इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, और बाकी पैसा ईपीएफ के अंदर डाल देते हैं, जो कि उनको एक साथ लमसम में मिल जाएगा। उसका फिर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो दिस इज योर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पेंशन प्लान्स। ठीक है, चलिए जी, तो आज आइए देखते हैं इसके अंदर क्या बातें लिखी है। व्हेन यू आर इन एम्प्लॉयमेंट, जब आप एम्प्लॉयमेंट में है तो क्या हो रहा है सर? तो हो रहा है क्या
कि द पार्ट ऑफ योर सैलरी इज डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट इन स्कीम कॉल्ड ईपीएस। हर महीने आपकी सैलरी में से कुछ पैसा काटा जाता है और कुछ पैसा जो है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, उसको जमा कर दिया जाता है ईपीएस के अंदर। ठीक है सर। द एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एम्प्लॉयज ईपीएस अकाउंट एज पर गवर्नमेंट रूल, जो कि मैंने आपको पीछे अभी बताया। ओवर द ईयर्स द कॉर्पस जो है वो हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ पैसा ईपीएफ में जा रहा है। ईपीएफ में कौन सा जा रहा है? एम्प्लॉय का 12% जा रहा है और एम्प्लॉयर का 3.67% जा रहा है। ये पैसा जो है वो ईपीएफ में जमा हो जाएगा और 8.33% जो है वो पैसा कहाँ जमा हो जाएगा? जब हर महीने कटेगा, हर महीने जमा होगा, तो ये पैसा भी आपका रिटायरमेंट तक एक अच्छा खासा कॉर्पस जो है वो बना के आपको देगा। और जो भी पैसा यहाँ इकट्ठा होगा उसी को ब्रेक करते हुए जितनी भी आपकी लाइफ है उसके अंदर उसको पेंशन के रूप में आपको दे दिया जाता है और ये वाला पैसा जो है वो आप एक साथ विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी, ये तो कहानी है इसकी। नाउ अब ये आप देखेंगे कि ये जो ईपीएस है वो क्या सबको कवर कर पा रहा है? नहीं जी, उनको कवर कर पा रहा है जिनकी की जो सैलरी है वो काफ़ी कम है, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये अच्छे से कवर कर पा रहा है? जिसकी ऑलरेडी 15,000 से कम की सैलरी होगी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अराउंड 1250 रुपये आता है 15,000 पे। इससे कम होगी तो इससे कम कंट्रीब्यूशन आएगा, तो बहुत ही नॉमिनल कंट्रीब्यूशन है आपका। तो ये कितना ही बड़ा एक्यूमुलेट कर जो आपका कॉर्पस होगा वो डेवलप कर पाएगा और उससे कितना ही बड़ा आपका पेंशन आ पाएगा। तो इसलिए मोटा मोटा कहा गया कि भैया ये जो है एक स्कीम बनाया तो क्या है जो गरीब लोगों के लिए ना से कुछ भला का काम करेगा, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट। इसको आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये हमने कर दिया तो हमने सब कुछ कर लिया, अब इंडिया में किसी और पेंशन प्लान की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये एक रखा गया एक एरिया, एक ग्रे एरिया को कवर करने के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और पेंशन प्लान की आवश्यकता है जो कि हम अलग और टाइप्स के अंदर देखेंगे, जो कि आपके रिटायरमेंट स्कीम का पार्ट बनता है। दिस इज वन ऑफ दैट स्कीम जिसकी हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पेंशन प्लान। नाउ अब कुछ बातें यहाँ नहीं लिखी है, उसकी इनसाइट्स आपको मैं शेयर कर दूं कि सर इसमें टैक्सेबिलिटी के बारे में बताओ। टैक्सेबिलिटी का क्या होगा, कितना कटेगा, ये पता लग गया आपको कितना कटेगा जी। अब इसी के ऊपर जो सवाल आपके निकल के आएंगे वो कैसे निकल के आएंगे उसकी बात कर रहे हैं, जो एग्जाम में निकल के आएगा कि कितना परसेंट जो ईपीएस है वो डिडक्ट होता है। आपको पता लग गया 8.33%। मैक्सिमम ईपीएस कितना डिडक्ट किया जा सकता है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? मैक्सिमम ईपीएस डिडक्ट किया जा सकता है 1250 रुपये। सर ये कैसे आ रहा है? ऑब्वियस ही बात है, जो 15,000 से ऊपर वाले होंगे उनका ईपीएस कटेगा ही नहीं, मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई 15,000 रुपये। और इसके ऊपर जब आप 8.33% निकालोगे तो आपका कितना आएगा 1250। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अगर किसी का मैक्सिमम ईपीएस जमा किया जाएगा पर मंथ तो वो कितना किया जाएगा? वो किया जाएगा 1250। ठीक है सर, क्या ये ईपीएस के पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है? हाँ जी, विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर उसकी कंडीशन ये है कि जो आपका ईपीएस में पैसा है वो आपका जो जमा है वो आप तब निकाल सकते हो जब आपने कम से कम 10 साल की सर्विस दे दी हो, प्लस जो आपकी एज है वो 50 साल क्रॉस कर गई हो, मतलब जो आपकी एज है वो 50 प्लस हो चुकी हो। ये जब दोनों कंडीशन मेट करेगी तब आप जाके ईपीएस का पैसा निकाल पाओगे। इसको हम कहते हैं अर्ली पेंशन, मतलब कि अभी आप रिटायर नहीं हुए लेकिन आपको अर्ली पेंशन की जरूरत पड़ रही है, तो वो पॉसिबल है आपके 10 साल पूरे हो गए और आपका जो एज है वो 50 प्लस हो गया है, तो उस केस में आप अपने पैसों को अर्ली पेंशन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा जी, इस अर्ली को छोड़ दे तो नॉर्मल प्रोविजन क्या कहता है? नॉर्मल प्रोविजन कहता है कि जैसे ही आपकी जो उम्र है वो 58 क्रॉस कर जाएगी, 58 ईयर्स के आप हो जाएंगे, उसके बाद आपको एज अ रेगुलर पेंशन के रूप में पैसा हर महीने मिलने लग जाएगा। जो भी कॉर्पस आपका इकट्ठा हुआ होगा उसको जिस तरीके से ब्रेक किया जाएगा। बट जो एज लिमिट है वो कितनी है नॉर्मल के अंदर? 58 ईयर्स की, और ये आपको ध्यान रखना है अर्ली पेंशन के केस में। ठीक है सर। उसके बाद अगर बात करें कि जो आपका ईपीएफ है उस केस में क्या होता है सर? तो ईपीएफ के अंदर आपको क्या होता है? इंटरेस्ट मिलता है। आपको पता होगा ईपीएफ के अंदर जनरली अप्रॉक्स 8% का इंटरेस्ट रेट रहता है, जो कि धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट इन जनरल ईपीएफ आपको जो पैसा एक्यूमुलेट होता है उस पर 8% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। क्या ईपीएस के अंदर ऐसा कुछ है? ईपीएफ में तो है। क्या ईपीएस के अंदर कुछ इंटरेस्ट की बात होगी? बिल्कुल भी नहीं। ईपीएस इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं करता। वो कहता है जी आपका कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा करते रहो, जब वो इकट्ठा हो जाएगा तो एक कॉर्पस क्रिएट होगा, एक बहुत बड़ा पैसा क्रिएट होगा, उससे हम आपको पेंशन प्लान उनके दे देंगे। अब बीच में क्या इंटरेस्ट आ रहा है, क्या रिटर्न आ रहा है, उसके बारे में आपको ना सोचने की जरूरत है, ना कुछ ऐसी बात इसके अंदर आपको बताई जाती है। तो दिस इज द होल सिनेरियो इन रिस्पेक्ट टू ईपीएस। आपको बातें काफी हद तक समझ में आ गई होंगी। अगले पार्ट में हम बात करेंगे गवर्नमेंट के रिटायरमेंट प्लान्स के, और लास्ट वाले पार्ट में हम बात करेंगे इंश्योरेंस बेस्ड रिटायरमेंट प्लान्स के ऊपर। जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके अंदर से काफ़ी कुछ आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, फॉर एग्जांपल एनपीएस, पीपीएफ। लेकिन उसके अलावा भी 2 और स्कीम्स है जो कि आपके लिए नई होंगी, जिसकी बात हम करेंगे। और इंश्योरेंस के अंदर तो आपके लिए काफ़ी कुछ नया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आपके एन्युटी वाले पार्ट को भी कवर करेगा, जिसकी की चर्चा आपको आगे के पॉइंट्स में भी करनी है। इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन ऑल द बेस्ट।
चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड रिटायरमेंट स्कीम्स की जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट रिटायरमेंट प्लान्स। ठीक है जी, गवर्नमेंट के द्वारा जो रिटायरमेंट प्लान्स हैं वो कितने हैं आपके? 4 ऐसे प्लान्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको हम गवर्नमेंट रिटायरमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट रिटायरमेंट प्लान्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो पहला नंबर आता है वो आता है एनपीएस का। अब आप कहेंगे सर एनपीएस तो हमने पीछे भी पढ़ा था। देखो एनपीएस ऐसा है जो कि एक बहुत ब्रॉड एरिया है। ये पूरा जो पीएफआरडीए ही आपका जो पूरा पेंशन सेक्टर है वो एनपीएस के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। एनपीएस एक बहुत ही वास्ट एरिया है। आपने जो पीछे जब हम स्टेटस की बात करी वहाँ पे हमने देखा एनपीएस के बिल्कुल बेसिक्स को कि एनपीएस क्या है, कब आया, क्या रिटर्न्स देता है, किन किन लोगों को कवर करता है, इन सारी बेसिक्स की बात की। इसके अंदर हम थोड़ा सा डीप जाएंगे और जब इस एक्सक्लूसिवली एनपीएस का वीडियो लेके आएंगे वहाँ पे हम बात करेंगे उसके और नेक्स्ट लेवल पे एफएक्यूज से रिलेटेड बातें होंगी, उसमें हम और गहराई में समझेंगे। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने एनपीएस पहले से पढ़ा हुआ है, आपको सब पता है। आपको वहाँ पे बेसिक्स बताया गया था एनपीएस के बारे में, थोड़ा सा उसको और इनहेंस करते हुए एनपीएस की और गहराई में जा रहे हैं और उसकी कुछ इनसाइट्स की यहाँ पे चर्चा हम करेंगे। दिस इज दी वन ऑफ द रिटायरमेंट प्लान जो कि गवर्नमेंट रिटायरमेंट प्लान के अंदर आता है। ठीक है सर, एनपीएस जो है वो कब आया वो आपको पता है? 1 जनवरी 2004 को आया। ठीक है सर, कौन लेके आया इसको? गवर्नमेंट लेके आई उसको एज अ न्यू पेंशन प्लान। इसको कौन देखता है, कौन इसकी देखभाल करता है, कौन इसका एडमिनिस्ट्रेटर है? तो आपको पता है पीएफआरडीए जो है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि एडमिनिस्टर करती है किसको? नेशनल पेंशन स्कीम को। ठीक है सर, अब इसकी स्कीम के अंदर कितने टाइप के प्लान्स हैं, कितने टाइप के टीयर्स है? तो कहा जाता है कि 2 टीयर्स हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। अब ये क्या होता है उसको हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके सवाल निकलते हैं। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं आपके एनपीएस? तो 2 टीयर के अंदर डिवाइड किया गया, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 क्या है सर? टीयर 1 इज अ मैंडेटरी अकाउंट और टीयर 2 क्या है? वो एक वॉलंटरी अकाउंट है। ठीक है जी, पहला डिफरेंस समझ में आया कि टीयर 1 जो है आपका ये मैंडेटरी अकाउंट है जो कि इंसान को अगर एनपीएस में आना है तो खुलवाना ही पड़ेगा। मतलब क्या ये पॉसिबल है कि कोई जाके सीधा सीधा टीयर 2 अकाउंट खुलवा ले? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास टीयर 1 का अकाउंट पहले होना चाहिए। अब टीयर 1 का अकाउंट किसका होगा? टीयर 1 का अकाउंट किसी का भी हो सकता है, कोई भी खुलवा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तो इनका कौन सा होगा? इनका टीयर 1 ही अकाउंट होगा। मतलब क्या हुआ कि टीयर 1 अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और अगर वो जॉब में है तो उसका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कि अगर किसी का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो टीयर 2 अकाउंट में नहीं करेगा, उसके लिए टीयर 1 अकाउंट ही होगा जहां पे एम्प्लॉय का पैसा भी काट के इसमें जमा कराया जाएगा और एम्प्लॉयर जो है वो भी अपना कंट्रीब्यूशन काट के इसमें जमा करेगा। वो टीयर 2 अकाउंट में पॉसिबल नहीं होता है। मिनिमम कितना है? मतलब सपोज कीजिए कोई एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, उसको टीयर 2 खुलवाना वगैरह कि एनपीएस में हम पैसा डालना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी उसको टीयर 1 अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसमें कहा जाता है कि आप हर महीने सिर्फ 500 रुपये जमा करके भी टीयर 1 अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट। मतलब अगर साल में बात करें तो आपको 6000 रुपये जो है वो टीयर 1 अकाउंट में मैंडेटरीली जमा करना पड़ेगा अगर आपको एनपीएस अकाउंट ओपन करना है। तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट 6000 एवरी ईयर। ठीक है सर, क्या आप टीयर 1 के पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं जी, टीयर 1 के पैसे को आप विड्रॉ नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कम से कम आपके 10 साल नहीं बीत जाते। मिनिमम जो टेन्योर है वो कितना है? 10 ईयर्स का। 10 ईयर्स के बाद क्या आप सारा पैसा विड्रॉ कर पाएंगे? नहीं, तब भी आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। पहले तो कहा गया 10 साल तक आप कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते। 10 साल पूरे हो गए तो क्या सारा कर लेंगे? नहीं जी, तब भी सारा नहीं कर पाओगे। आप कितना विड्रॉ कर पाओगे? 25%। जितना भी आपका कॉर्पस होगा उसका आप सिर्फ 25% ही विड्रॉ कर पाओगे। उसका भी आपको पर्पस जो है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है, किसी की बच्चों की शादी करनी है, कुछ भी इस टाइप के रीजंस हो वो आप देंगे, उसके बेस पे आप 25% अपने कॉर्पस का विड्रॉ कर सकते हैं। सर पूरा पैसा कब निकाल पाएंगे? पूरा पैसा आप टीयर 1 का कभी नहीं निकाल पाओगे। मतलब क्या है कि जब आपकी रिटायरमेंट की एज आ जाएगी, मतलब जब आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे, उसके बाद आप कितना विड्रॉ कर पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 40%। कितना विड्रॉ कर पाएंगे? 40% एक्यूमुलेटेड फंड का। और जो बाकी पैसा है उससे आपको खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? एन्युटी के प्लान्स खरीदने पड़ेंगे। एन्युटी के पेंशन प्लान्स जो है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हुई टीयर 1 की बातें। मतलब कि टीयर 1 का पैसा जो है वो अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो टीयर 1 अकाउंट में ही पैसा जमा होगा। दिस इज द काइंड ऑफ अकाउंट। ठीक है, ओके। मिनिमम पैसा इसमें कितना जमा होगा? 500 रुपये पर मंथ। साल में कहीं तो 6000 रुपये। इसका पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 10 साल पूरे होने के बाद आप कॉर्पस का 25% विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उसके बाद जब आपकी
रिटायरमेंट आ जाएगी, मतलब आपके 60 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप जो है उसमें से 40% विड्रॉ कर पाएंगे अपने एक्यूमुलेटेड फंड में से। बाकी जो 60% बच गया, दिस 40% इज मैक्सिमम। कोई कहता है जी मुझे 20% ही करना है, तो आप कर सकते हो ऐसा। 80% का आप एन्युटी परचेज कर सकते हो जो भी आपके पेंशन फंड मैनेजर्स हैं उनके द्वारा, और उस एन्युटी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको पेंशन क्या मिलेगा। आप पेंशन कैसे कैसे ले सकते हो, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आप चाहे तो मंथली पेंशन ले सकते हैं, क्वार्टरली कैसे ले सकते हैं, 6 मंथली ले सकते हैं, और एनुअली ले सकते हैं। इज योर विश, आपकी विश पे आप जो ऑप्शन चूज करेंगे उस अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगा। दिस इज टीयर 1। बहुत सवाल इससे निकल के आएंगे, आप एग्जाम में देखेंगे कि इस वैरायटी से, इस पैराग्राफ से आपके मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर ड्राफ्ट किए जा सकते हैं। अच्छा जी, टीयर 2 क्या होता है? टीयर 2 इसका जस्ट अपोजिट ले लो। टीयर 2 क्या है? एक टाइप का वॉलंटरी अकाउंट है जो कि मैंडेटरी नहीं है, इसमें आपका अकाउंट है, आप पैसा डालो आप पैसा निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टीयर 1 में क्या था कि आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपका मालिक है, जिसके यहाँ आप काम करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो ऑटोनोमस बॉडी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीएससी हो, कुछ भी हो, वो पैसा भी इसके अंदर डाल रहा है। तो अगर उस पैसे को आप जब मर्जी निकाल लोगे तो अलग ही टाइप की मौज हो जाएगी, जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है आपका रिटायरमेंट, ओल्ड एज की इनकम को सिक्योर करना। बट उन्होंने ये एक आपको एक एरिया दे दिया जहाँ पर उनको आपने एक टाइप का म्यूचुअल फंड टाइप का आपको डेवलप करके दे दिया कि भैया जैसे आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो वैसे खरीदो, जब चाहे पैसा निकाल लो, जब चाहे पैसा डाल लो, जो भी उसका रिटर्न होगा वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल और वॉलंटरी, कोई मैंडेटरी नहीं है। टीयर 1 इज मैंडेटरी, ठीक है, बट किसी को टीयर 2 खुलवाना है तो उसके इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। बट टीयर 2 के लिए क्या होना जरूरी है? ऑब्वियसली टीयर 1 होना जरूरी है, बिकॉज इट इज अ मैंडेटरी अकाउंट फॉर एनपीएस होल्डर। ठीक है, किसी को टीयर 2 में भी आना है तो टीयर 1 होते हुए आना पड़ेगा, मिनिमम 6,000 रुपये इन्वेस्ट वहां पे करना ही पड़ेगा। टीयर 2 के अंदर कोई अमाउंट फिक्स नहीं है, आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे उसको डाल सकते हैं, जब चाहे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है सर, ये एनपीएस के बारे में हमें और कुछ नई बातें पता लगी। उसके बाद आपने देखा था पीछे जब हमने इसकी पढ़ाई की तो आपको पता लगा था कि एनपीएस का जो आपका अकाउंट होता है उसके अंदर आपको चॉइस मिलता है कि आप किस टाइप की चॉइस को सेलेक्ट करना चाहते हो। जिसके अंदर हमने बात की थी कि 2 टाइप के चॉइसेस हैं। कौन कौन से? एक है ऑटो चॉइस, एक होता है एक्टिव चॉइस। ठीक है सर, ऑटो चॉइस क्या होता है? ऑटो चॉइस के अंदर बात होती है कि जो आपका पेंशन फंड मैनेजर है वो अपने आप आपकी एज के अकॉर्डिंग जिस फंड में इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा डेट में डालना है, कितना इक्विटी में डालना है, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है, वो डिसाइड कर लेगा बेस्ड ऑन योर एज। हमने इसकी स्कीम को क्या समझा था कि जिनकी एज कम होती है, जिनकी एज होती है कम, वो ज़्यादा रिस्क वाले आपके शेयर्स वगैरह, ज़्यादा रिस्क वाले आपकी इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं, और जिनकी एज हो जाती है ज़्यादा वो अपना रिस्क को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप ये खुद चूज़ करो कि आप किस एज में हो और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को। उसके अंदर हमने देखा था कैटेगरी आपकी इक्विटी स्कीम्स हैं, डेट स्कीम्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जो भी आपकी है। ठीक है, तो अगर आप खुद से ये सिलेक्ट करना चाहते हो दैट इज कॉल्ड एक्टिव चॉइस, जहाँ आप खुद बताओगे कि मुझे कितना पैसा इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है, ईच एंड एवरीथिंग। नाउ सेकंड इज ऑटो चॉइस, जहां पे इसका कॉन्फ़िगरेशन एनपीएस खुद बनाएगा। एनपीएस बोले तो जो पेंशन फंड मैनेजर होगा आपका वो खुद बनाएगा और उस अकॉर्डिंग आपके पैसे को इन्वेस्ट करता रहेगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपके रिस्क को वो कम करता हो जाएगा, उस हिसाब से वो मैनेज करता है। दिस इज कॉल्ड ऑटो चॉइस। हमने देखा था कि मैक्सिमम लोग जो है वो ऑटो चॉइस को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर आपकी टेंशन झंझट खत्म हो जाती है। बट जो लोग दिमाग लगाना पसंद करते हैं वो एक्टिव चॉइस को भी चूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप जैसे मर्जी ब्रेकअप बना सकते हैं, आप चाहे 50% डेट रख लें, 50% इक्विटी रख लें, या और कोई प्रोपोर्शन बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। आगे बताइए, आगे अगर बढ़े तो आगे आप बात करेंगे। यस, नाउ अब आपका टीयर 1 एक है, टीयर 2 एक है, तो क्या दोनों के अंदर आपको अलग अलग चूज करने की जरूरत है? मतलब ऑटो चॉइस आप इसमें रखेंगे, इसमें भी रख सकते हैं क्या, या इसमें कुछ अलग इसमें कुछ अलग रख सकते हैं? तो आप जिस टाइप की कॉम्बिनेशन बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि जो आपने टीयर 1 में किया ऑटो चॉइस वही आप इसमें रखें तो रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और किया, आपने इसको एक्टिव चॉइस रखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। मतलब जिस टाइप के आपको ऑप्शंस क्रिएट करने हैं आप डेवलप कर सकते हैं, चाहे तो डिफरेंट चाहे तो सेम चॉइसेस, इट्स अप टू यू। मतलब बोथ अकाउंट आर सेपरेट, आप उसको अपनी तरीके से डील कर सकते हैं। ठीक है सर, टीयर 1 के और क्या फायदे हैं? कुछ और डिफरेंस है क्या टीयर 1 के? हाँ जी, टीयर 1 के कुछ और फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि ये आपको टैक्स बेनिफिट देता है। देखो जहां पे रेस्ट्रिक्शन लगाए जाएंगे फायदा वहीं मिलेगा। इसके अंदर फायदा क्या है कि आपके पैसे के अलावा आपके एम्प्लॉयर का पैसा भी जमा हो रहा है, दिस इज द बेनिफिट। नाउ अगेन आपको कहा गया सेकंड चीज में क्या कि आपको इसका टैक्स बेनिफिट भी दे देंगे। ये सारी चीजें आपको क्यों दी जा रही है? ताकि आपको लालच मिले, आप इससे पैसा ना निकालो। अगर आप पैसा निकाल लोगे बीच में तो जो गवर्नमेंट का उद्देश्य है पेंशन का वो आपका खत्म हो जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है आप पैसे को वहां रखो, जितने बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे सकती है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट कह रही है आपको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी दिया जाएगा। क्या टैक्स बेनिफिट है सर? 1.5 लाख रुपए की आपको एग्जम्पशन मिलती है। अब आप कहोगे सर वो तो वैसे भी मिलती है, बिल्कुल बात सही है आपकी, वो तो वैसे भी मिलती है, बट इसका एक स्पेसिफिक सेक्शन है 80 CCD 1 जिसके अंदर आपको 1.5 लाख की कॉन्ट्रीब्यूशन का आपको
जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा। सपोज आपकी अगर डिडक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली ये काम करेगा। सपोज आपकी पीपीएफ में डिडक्शन नहीं है, स्कूल फीस नहीं है, एफडी वगैरह नहीं है, इस टाइप की अगर कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं है तो उस केस में आप इसके माध्यम से भी इस 1.5 लाख की डिडक्शन को ले सकते हो। बट दिस इज द कंसोलिडेटेड लिमिट जो कि आपकी 80C के सेक्शन को भी लेके आता है। तो इसलिए अगर इसके अंदर आपकी ऑलरेडी डिडक्शन है तो आप कह सकते हो ये आपके काम का नहीं है। बट अगर किसी के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, डिडक्शंस वगैरह नहीं है, तो उसके लिए ये एक एड ऑन है, उसका एक बेनिफिट है। चलिए जी, जिसका है उसको क्या, तो उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है हम और बेनिफिट देंगे, बच्चा निराश ना हो। वो कह रही है क्या कि अगला सेक्शन है एक और 80CCD1B, 80CCD1B, इसके अंदर वो कह रही है कि भैया आपको 50,000 का एडिशनल रिडक्शन देंगे। मतलब कि ये 1.5 लाख तो मिल रहा था 80C वाले को भी, ये 50,000 और किसी को नहीं मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब आप पैसा कहाँ डालोगे, आप पैसा डालोगे एनपीएस के अंदर। तो उन्होंने एडिशनल टैक्स बेनिफिट दिया, आपको एडिशनल डिडक्शन की प्रोवाइड की। इस सेक्शन के अंदर कहा गया कि आपको 50,000 का आपको बेनिफिट यहाँ पे और दे दिया जाएगा। तो इन शॉर्ट कहें तो एनपीएस आपकी विन विन सिचुएशन है, जहां पे आपको पहले तो रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं, एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर आपको टैक्स बेनिफिट का भी फायदा दिया जा रहा है। बट ये सारी चीजें किसमें है, टीयर 1 में। टीयर 2 में इस टाइप की कोई बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो दिस इज ऑल अबाउट एनपीएस, जिसके अंदर हमने टीयर 1 टीयर 2 को और डीप में समझ लिया। बेसिक्स हमने पहले समझ लिए थे, कौन मेंटेन करता है, किस तरीके से मेंटेन होता है, क्या एज है, कौन कौन लोग इसमें आ सकते हैं, कब जा सकते हैं, सारी बातें हमने नॉर्मली पीछे की वीडियोस में कवर किया हुआ है। आप लोगों को इसका फायदा तभी अच्छे से मिल पाएगा जब आप सीक्वेंस में देखते हुए चलेंगे, तो आपको लगेगा कि आप चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं और आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो आप ड्राइव कर पाएंगे। ठीक है सर, दिस इज नंबर 1 गवर्नमेंट बेस्ड रिटायरमेंट प्लान्स में। नंबर 2 आता है आपका पीपीएफ। सर पीपीएफ कहाँ से प्लान हो गया, ऑब्वियसली बात है पीपीएफ आपका पेंशन प्लान नहीं होता, ये तो जग जाहिर बातें हैं। तो पीपीएफ क्या है, पीपीएफ जो है वो आपको एक टाइप का पेंशन फैसिलिटी यहाँ पे देने की बात करता है। कैसे देख पाएगा सर, तो पीपीएफ में आपको पता है कि आपका पैसा जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। हाँ जी, एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इसको बस यहाँ पे इंक्लूड करने का पर्पस ये है कि आपको एक टाइप की रिटायरमेंट स्कीम है। रिटायरमेंट स्कीम का मतलब क्या हुआ कि पीपीएफ का पैसा भी आप पहले नहीं निकाल सकते हो, जब आप रिटायर होगे तब ये पैसा निकालोगे। पैसा निकाल के आप क्या करोगे, तो आप इस पैसे से कोई भी एन्युटी प्लान ले सकते हो और एन्युटी प्लान से अपना पेंशन जो है वो बनवा सकते हो। अरे वाह सर, ये तो बिल्कुल ही मजाक वाली बातें होंगी। बिल्कुल मजाक वाली बातें हैं कि जो आपका पीपीएफ है ये कोई भी पेंशन प्लान नहीं है, बट क्योंकि इसके अंदर पैसा आपका एक्यूमुलेट हो जाता है तो गवर्नमेंट कहती है कि भैया इसको भी आप रिटायरमेंट स्कीम समझ सकते हो, क्योंकि ये जो पैसा आपका जमा हुआ ये आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा। इस पैसे से आप एक तरीका तो ये है पैसे को खुद से मैनेज करके अपनी रिटायरमेंट सिक्योर कर लो, और अगर कोई नहीं करना चाहता तो वो एन्युटी स्कीम्स जो चलती हैं आपके इंश्योरेंस कंपनीज की, उसको परचेज कर सकता है। उस एक्यूमुलेटेड मोटा पैसा जो आपको मिलता है, यहाँ पे आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। जब आप पूरी लाइफ अपनी देते हो किसी कंपनी में तो आपको पीपीएफ के नाम पे अच्छा खासा पैसा मिलता है। उस पैसे से आप एन्युटी स्कीम परचेज करके अपनी पेंशन जो है वो बनवा सकते हो और मंथली पैसा ले सकते हो। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है सर, पीपीएफ की और फैसिलिटी की बात करें तो आपको पता है कि आप पीपीएफ के अंदर जो पैसा डालते हो, ऐसा नहीं है कि आप 1.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हो, ये बात नहीं है, बट आपको इसके अंदर भी टैक्स का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। ये 1.5 लाख वही है जो आपको ऊपर भी दिया जा रहा था CCD 1 के अंदर। ठीक है सर, तो इसमें टैक्स की बेनिफिट की बात भी यहाँ पे की जाती है कि आप पैसा निकाल सकते हैं। हाँ जी, यू कैन विड्रॉ द इंटायर अमाउंट आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ टेन्योर। मतलब 15 साल आपने सर्विस कर ली, 15 साल आपने पैसा जमा कर लिया, उसके बाद आप इस पैसे को निकाल सकते हैं और पैसे को निकाल के आप चाहें तो एन्युटी प्लान परचेज कर सकते हैं। सर 15 साल के बाद क्यों निकालेंगे, हमारी तो नौकरी लंबी होती है, 25 साल की 30 साल की होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी अपनी नौकरी करें और इस पैसे को 15 साल की मिनिमम बात यहाँ पे बता दी गई है। कुछ चाहता है कि मैं पूरी 60 साल के बाद निकालूं, 60 साल के बाद निकाले और उसके बाद उसका एन्युटी प्लान परचेज कर ले, इट इज योर चॉइस। लेकिन क्या 15 साल से पहले निकाल पाओगे, जी नहीं, 15 साल से आप पैसे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है, हायर एंड आपका इसका कुछ भी हो सकता है। आपकी एक्टिंग वर्किंग लाइफ है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। जो आप एक्सटेंड करोगे वो कैसे कर पाओगे, क्या 1-1 साल कर सकते हैं, जी नहीं, 1-1 साल नहीं कर सकते हैं, आपको ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स में करना पड़ेगा। मतलब 15 साल में नहीं निकाला तो आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आपको 20 साल बनेगा, फिर एक्सटेंड करोगे तो 25 साल बनेगा, फिर एक्सटेंड करोगे तो 30 साल बनेगा। 1-1, 2-2 साल आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, बट 5 ईयर्स के ब्लॉक में आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है सर, नाउ आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, ये बात हमने पहले देख ली है। 80C के अंदर आपको इसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो पीपीएफ भी आपकी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है और एक प्रकार का आपका रिटायरमेंट स्कीम माना जाता है ना। ये दो वो बातें थी जो आपको पहले से पता थी। अब दो ऐसे आपको योजना के बारे में यहाँ पे पता लगेगा जो कि थोड़ा सा नया है, मे बी आपने इसके बारे में ना सुना हो। पहला नाम आता है इसके अंदर, दिस इज दी थर्ड रिटायरमेंट स्कीम विच इज कॉल्ड प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, PMVVY। ठीक है सर, ये क्या है, ये उन लोगों के लिए, बेसिकली दो योजना हम यहाँ पे बात करेंगे उन लोगों की जो कि रिटायर हो गए। पीछे तो हमने बात की जो लोग जॉब में है, वर्किंग है, वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में उसको रिटायरमेंट में मिल रहा है।
कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अप टू 60 ईयर्स कुछ भी पेंशन के बारे में नहीं सोचा। अब जब 60 ईयर्स उन्होंने अटेन कर लिया, अब उनको चिंता हो रही कि अब हमारा काम कैसे चलेगा। तो उनके लिए योजनाएं बनाई गई। उनसे कहा गया कि भैया जब आप रिटायर हो जाते हो ना, जब आप 60 साल दे देते हो, तो आप कुछ एक पैसा इकट्ठा करते हो। कुछ पैसा आप इकट्ठा ना भी करो तो भी आपको ग्रेच्युटी के नाम पे कंपनी कुछ पैसा देती है, लीव इनकैशमेंट मिलता है, आपको कुछ बोनस के नाम पे पैसा मिलता है, मतलब कि कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आपको कंपनियां पैसा देती है। अब इस पैसे का जनरली लोग मिसयूज कर लेते हैं, यहाँ वहाँ खर्च कर देते हैं और अपनी रिटायरमेंट में बाद में वो पछताते हैं, रोते रहते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक योजना लेके आते हैं जो कि किसके लिए सुटेबल है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, मतलब जो रिटायर हो गए हैं। वो क्या कर सकते हैं, लमसम पैसा, मतलब किसी को 20 लाख 25 लाख जो भी पैसा मिला है, उस पैसे को वो डाल सकते हैं कहाँ पे, इस योजना के तहत। ये योजना जो है ये कौन मैनेज करता है, ये योजना मैनेज किया जाता है LIC के द्वारा, जिसपे कि गवर्नमेंट का क्या है, सपोर्ट है। मतलब गवर्नमेंट इसको देखती है, बट इसको एडमिनिस्टर बेसिकली कौन करता है, आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है सर। तो इस प्लान के अंदर बेसिकली क्या है कि आप जब 60 ईयर्स के हो गए हैं तो आपके पास पैसा अगर है तो इस पैसे को आप लमसम डिपॉजिट कर सकते हो कहाँ पे, इस योजना के तहत। और उसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका पेंशन प्लान जो है वो चालू कर दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ से। मतलब आज आपने पैसा डाला, अगले महीने से आपको पेंशन प्लान मिलने लगेगा। ठीक है सर। क्या कुछ इसमें और बातें हैं और रिस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। इसमें पैसा कौन कौन डाल सकता है? क्या कोई भी डाल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसा सिर्फ कौन डाल सकता है, जिसकी की जो एज है वो 60 ईयर्स हो चुकी है, मतलब कि जो रिटायर हो गया है। जो रिटायर हो गया है वो अब सोच रहा है कि अब हम क्या करें, कैसे पेंशन बनाएं। तो उसके लिए स्कीम लेके आए कि आप इस तरीके से अपना पेंशन चालू कर सकते हैं। कितना पैसा डाल सकते हैं सर? 50-60 लाख डाल दें क्या? नहीं, लिमिट है। हमें तो सर 50 लाख मिला था, 50 लाख डाल के हम पेंशन बनवाना चाहते हैं, आप नहीं बनवा सकते। ये बेसिकली अगेन मायने में रखा गया है कि उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत पैसा है, वो तो सोच ही लेंगे कि उनका रिटायरमेंट कैसा होगा, रिटायरमेंट लाइफ कैसी होगी। यहाँ उनकी बात की जा रही है जिनके पास पैसा कम है। तो उनको कहा गया कि भैया आपके पास जो आप इसके अंदर कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम 15 लाख रुपए आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इस पैसे पे क्या आपको ब्याज मिलेगा? हाँ जी, ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 7.40% पर एनम का इन जनरल कहा जाता है कि ब्याज मिलता है। 20-21 का ये आपका फिगर है। ठीक है। जो आपका पैसा क्या डूब जाएगा? नहीं जी, सरकार उसको देख रही है, LIC उसको मैनेज कर रही है, तो आपका पैसा जो है वो नहीं डूबेगा। आपने लमसम प्लान अमाउंट डाल दिया और आपको उसका जो पेंशन है वो आपको मिलने लग जाएगा नेक्स्ट मंथ से। ठीक है सर। ये एक स्कीम थी। नाउ जो इसका पेंशन है वो आपको कैसे मिलेगा? मंथली मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, हाफ ईयरली मिलेगा, ईयरली मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो दिस इज अगेन योर ऑप्शन, योर चॉइस। आप चाहो तो मंथली लो, चाहो तो क्वार्टरली लो, चाहो तो हाफ ईयरली लो, चाहो तो ईयरली बेसिस पे भी ले सकते हो, अप टू योर विश। ठीक है सर। नाउ 4th नंबर पे आपकी स्कीम आती है। 4th नंबर पे आपका रिटायरमेंट स्कीम आता है विच इज कॉल्ड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, SCSS। ये क्या है सर? अगेन सेम बातें होंगी, रिपीटेड बातें होंगी। आपके 60 साल हो गए, आप 60 साल होने के बाद इसके अंदर पैसा अपना डिपॉजिट कर सकते हो। 60 साल से पहले का बंदा इसके अंदर पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकता। इसके अंदर फाइनेंशियल लिमिट कितनी है? सेम टू सेम 15 लाख की है। इसके अंदर जब आप पैसा डालोगे तो आपको उसके बाद से रेगुलर पेंशन मिलने लग जाएगी। जो पेंशन होगा ऑब्वियसली आपके बैंक अकाउंट में आएगा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अरे माय गॉड, ये क्या बोल गया, ये डिफरेंस क्रिएट कर गया। ये सेम चल रहा था, ये सेम चल रहा था 15 लाख, ये सेम चल रहा था कि आपको पेंशन मिलेगा, बट यहाँ पे इसने अलग क्या कर दिया कि पेंशन जो आपको कैसे मिलेगा? क्वार्टरली मिलेगा। क्या मंथली मिलेगा? नहीं। क्या हाफ ईयरली मिलेगा? नहीं। क्या ईयरली मिलेगा? नहीं। सिर्फ और सिर्फ कैसे मिलेगा? क्वार्टरली मिलेगा। क्वार्टरली बेसिस में मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में आपको पैसा मिल जाया करेगा। ठीक है। इसके बाद इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि इसको कौन मैनेज करता है? इसको मैनेज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई LIC कुछ नहीं है, सीधा सीधा इसको कौन मैनेज कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। और इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट रेट है वो काफी स्टेबल है। अब अगर इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे तो जनरली इसमें 7.4% मिला है इन रिसेंट टाइम, बट ये एक इलस्ट्रेशन दिया गया है। दिस इज नॉट ऑलवेज सेम, ये इससे ज़्यादा भी हो जाता है, इससे कम भी होता है, मोस्टली इससे ज़्यादा ही रहता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब आप कहेंगे कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सेम हो गया। डिफरेंस आपको पहला यहाँ दिखा। दूसरा डिफरेंस आप देखोगे कि भैया स्कीम का जो टेन्योर है वो 5 साल का है। पहले वाले का कितने साल का था? 10 साल का था। ठीक है। क्या इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 3 साल के लिए आप और बढ़ा सकते हैं। 5 साल पूरे हो गए तो 3 साल के लिए आप चाहे तो और बढ़ा सकते हैं। टोटल आप 8 साल के लिए रख सकते हैं। सर ये दोनों जो हमने स्कीम देखी ना, 3rd और 4th नंबर, ये कंफ्यूजिंग, एक जैसी लग रही है, सेम टू सेम लग रही है। तो चलो इसको कंपेयर करते हुए थोड़ी सी बात हम और कर लेते हैं इन्हीं के ऊपर। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया कुछ और नया नहीं मिलने वाला, बट कंपेयर करते हुए देख लेते हैं कि जो ये दोनों स्कीम है वो बेसिकली है क्या। तो दोनों स्कीम जो है वो लाई गई किसके द्वारा? सीनियर सिटीजन के लिए लाई गई। कौन लेके आया? गवर्नमेंट लेके आई। एक LIC के थ्रू लेके आई, गवर्नमेंट ने कहा हम खुद मैनेज करेंगे। ठीक है सर। किसके ऊपर है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जिसकी जो उम्र है वो 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है, वो दोनों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो कॉमन बात हो गई। मैक्सिमम पैसा कितना डाल सकते हैं सर? 15 लाख डाल सकते हैं दोनों के अंदर, ये भी कॉमन बात हो गई। नाउ ये तो कॉमन की हो गई। इसके अलावा बात करें कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेज है, तो डिफरेंसेज आप देखोगे कि जो आपका SCSS के अंदर आप जो टेन्योर होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम 5 साल होगा। 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, कुल मिला के ये हो जाएगा 8 साल के लिए। लेकिन आप PMV
पीएमवीवीवाई की बात करें तो इसके अंदर जो मैच्योरिटी होती है वो कब हो जाती है, 10 साल के अंदर हो जाती है। दिस इज द डिफरेंस नंबर 1। इन डिफरेंसेस या इन बातों के बेस पे ही आपके पेपर में सवाल जो है वो ड्राफ्ट किए जाएंगे। छोटी छोटी बातें बट आपको इसको ध्यान रखनी है। बात करें रिटर्न की तो भैया इसके अंदर रिटर्न जो मिला वो 7.5% पर एनम के रेट पे आपको मिला है। पीछे देखा आपने फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर। और एसएस की बात करें तो इसमें भी इतना ही है। तो सर ये डिफरेंस क्या हुआ है? डिफरेंस ये है कि ये आपका स्टेबल है बट ये आपका स्टेबल नहीं है, ये जनरली बढ़ जाता है। तो लोग कहते हैं कि ये आपका ज़्यादा अच्छा माना जाता है। स्टेबिलिटी नहीं है, गारंटी नहीं दे दिया कि आपको इतना ही देंगे, हो सकता है आप गवर्नमेंट इससे ज़्यादा भी अनाउंस करे। जनरली सीनियर सिटीजन का पैसा है तो गवर्नमेंट इसकी रेट को हमेशा पीएमवीवीवाई से ज़्यादा ही रखती है। ये कोइंसिडेंस है कि इन्होंने इसके बराबर रखा है, इससे नीचे रखने का सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है सर। और क्या है, पे आउट की बात करें। पे आउट आपने देखा SCSS जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली पेंशन की बात करता है, जबकि पीएमवीवीवाई जो है वो आपको चॉइस देता है, आप मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली कैसे भी रख सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट डिफरेंस। आगे बात करें टैक्सेशन की तो टैक्सेशन के अंदर क्या है, जो SCSS वाला है वो आपका टैक्स डिडक्टेबल है, मतलब 80C के अंदर आपको इसका फायदा मिलता है। मतलब आपने अगर इसमें पैसा डाला है तो 80C के अंदर आप डिडक्शन ले सकते हो। कितना, तो आपको पता है 80C की जो लिमिट है वो मैक्सिमम कितनी है, 1.5 लाख रुपए की। लेकिन अगर पीएमवीवीवाई की बात करें तो इसके अंदर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। इसके अंदर जो आप पैसा डालेंगे उसका टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। नाउ बोथ स्कीम्स की अगर बात करें तो जब आपको मैच्योरिटी के बाद प्रोसीड्स मिलेगा, मतलब बेसिकली क्या होगा, जब आपका पैसा मैच्योर हो गया, 10 साल पूरे हो गए या 5 साल पूरे हो गए, या अगर आपने उसको एक्सटेंड कराया तो 8 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जब आपको पैसा मिलेगा तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलता, मतलब बोथ आर टैक्सेबल। जो भी आपको पैसा मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। जो भी आपको उसके अंदर इनकम जनरेट होगी, जो भी आपको उसके अंदर ब्याज मिलेगा, जो भी आपका पैसा बढ़ के मिलेगा। ठीक है सर। बट अगर इन जनरल देखिए जब आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया तो इसके अंदर तब ये टैक्स डिडक्टेबल था, जबकि अगर इसकी बात करें पीएमवीवीवाई की तो ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं था। इसके अंदर कोई भी आपको 80C का बेनिफिट नहीं मिलता। नाउ प्री मैच्योर विड्रॉल क्या ये पॉसिबल है? तो कहा जा रहा है पीएमवीवीवाई के अंदर तो भैया प्री मैच्योर विड्रॉल भूल जाओ कि 10 साल जब तक आपका टेन्योर पूरा होगा उससे पहले आपको पैसा यहाँ पे मिलेगा। लेकिन SCSS के अंदर जो है वो इन्वेस्टर चाहे तो विड्रॉ कर सकते हैं। कब? 5 साल से पहले भी। 5 साल का तो यहाँ पे आपको ब्लॉकेज दिया ही गया था, लेकिन उससे पहले भी आप चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो। बट प्रॉब्लम यह है कि कुछ ना कुछ आपकी पेनल्टी काटी जाएगी, क्योंकि आपको पैसा डालने से पहले ही बता दिया गया था कि ये आपका फिक्स होने वाला है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 more years। बट अगर आप इसको पहले निकालना चाहेंगे तो आपको इसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ेगी। बट द थिंग इज कि यू कैन विड्रॉ, मतलब कुछ ऐसी इमरजेंसी अगर आ जाती है तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप ओवरऑल इसको नापेंगे तो आपको पता लगेगा कि SCSS जो है वो ज़्यादा अच्छी स्कीम है एज कम्पेयर टू पीएमवीवीवाई। लोग इसको प्रेफर करना पसंद करते हैं। बट अगर किसी को इस टाइप की चीज़ें नहीं है, किसी को डिडक्शन नहीं चाहिए, उसके पास ऑलरेडी डिडक्शन है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को विड्रॉ करने की किसी कोई लोड नहीं है तो वो पीएमवीवीवाई के अंदर भी आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकता है। ये थी कुछ रिटायरमेंट स्कीम जो कि इंडिया में चलती हैं। 4 रिटायरमेंट स्कीम्स की बात करें जो कि गवर्नमेंट मैनेज करती है, गवर्नमेंट चलाती है। ना हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्राइवेट बेस्ड रिटायरमेंट प्लान्स की, रिटायरमेंट स्कीम्स की, जो कि इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो मैनेज करती हैं अपने आने वाले वीडियो के अंदर। टिल देन गुड लक, गुड बाय। चलिए दोस्तों, तो लास्ट और बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ कॉल्ड इंश्योरेंस बेस्ड रिटायरमेंट प्लान्स या फिर रिटायरमेंट स्कीम्स आप कह सकते हैं, जो कि इंश्योरेंस बेस्ड है। मतलब यहाँ पे आपकी एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो इन्वॉल्व होती है और आपको यहाँ पे 4 टाइप के ऐसे रिटायरमेंट स्कीम्स जो हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको जो इंश्योरेंस बेस्ड रिटायरमेंट प्लान है ये बेसिकली आपको एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपको पेंशन इनकी इनकम भी मिलती है और डेथ के बेनिफिट्स भी होते हैं। डिपेंड कि आपने किस टाइप के प्लान को चूज किया है। मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेंशन नहीं है, आपको एक तरीके से आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन योर प्लान्स। ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है आपका जो ये एक आपका कंपोजिशन क्रिएट होता है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी मिल जाती है और आपको पेंशन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। क्या ये गवर्नमेंट लुक आफ्टर करती है? नहीं जी, गवर्नमेंट लुक आफ्टर नहीं करती। क्या इसके अंदर गवर्नमेंट कोई पैसा डालती है? गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं डालती। आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको अच्छी लग रही है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको अच्छा लग रहा है, जिस पे आपको ट्रस्ट बिल्ड हो पा रहा है, वहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो डिपेंडिंग अपॉन दी प्लान्स। ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंश्योरेंस बेस्ड रिटायरमेंट प्लान, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ये आपका एक पर्सनल पेंशन प्लान है, इसके अंदर किसी का कोई और लुक आफ्टर नहीं है। आपका पैसा आपने चूज की कंपनी, आपने पैसा डाला और आप उसके बेसिस पे अपना पेंशन प्लान ले रहे हो एज इट इज। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 4 इसके अंदर कैटेगरी है। पहला कैटेगरी आता है डेफर्ड एन्युटी रिटायरमेंट प्लान, मतलब कि ये एक तरीके से आप कह लो एनपीएस है।
अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में रिलेट करता जाऊंगा गवर्नमेंट के, क्योंकि प्राइवेट भी वही सारे प्लान्स देती है जिस टाइप की गवर्नमेंट प्लान्स देती है, या ऐसा कह लो कि जिस टाइप के प्लान्स प्राइवेट दिया करती थी गवर्नमेंट आजकल सेम टाइप के प्लान्स आपको देने लग गई है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ट्रस्ट कहाँ बिल्ड होता है, गवर्नमेंट प्लान्स के ऊपर या फिर प्राइवेट प्लान्स के ऊपर। दैट इज ऑल अप टू यू। नाउ डेफर्ड एन्युटी रिटायरमेंट प्लान इज जस्ट लाइक अ व्हाट एनपीएस प्लान, मतलब कि आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दिया जाता है कि भैया तुम जॉब में हो, सपोज आप 30 ईयर्स की आपकी एज है, आपको कहा दिया जाता है कि भैया आप हर महीने जो है वो 5,000 रुपये इस स्कीम में डालो 60 साल तक। 60 साल जब पूरे हो जाएंगे तो आपको इतना 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 पेंशन जो है वो हम दे दिया करेंगे। ठीक है, मतलब एक प्री डिसाइडेड पेंशन अमाउंट जो है, जो आपको आफ्टर योर अटेनिंग सुपर एन्युएशन, मतलब जब आप 60 साल के हो जाओगे तब आपको क्या पेंशन मिलेगा वो आपको पहले बता दिया जाता है। जो भी कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनीज करती है कि आप कितना पैसा डालोगे तो आपको कितना पेंशन मिलेगा। ठीक है, आफ्टर योर रिटायरमेंट। तो दिस टाइप ऑफ प्लान इज कॉल्ड डेफर्ड एन्युटी रिटायरमेंट प्लान, मतलब कि आप हर महीने कुछ कुछ पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हो और उसके बाद टिल 60 ईयर, ऑब्वियसली बात है वो पैसा 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 एक बहुत बड़ा आपका पैसा एक्यूमुलेट हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के बाद, और उस पैसे के ऊपर वो आपको रिटायरमेंट प्लान्स जो है वो देना शुरू कर देती है, पेंशन प्लान देना शुरू कर देती है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग का बेनिफिट, मतलब दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि जब आप पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये पैसा इकट्ठा हुआ, इस पे ब्याज मिला, अगले महीने फिर आपने और पैसा दिया और ये ब्याज था, ये तीनों के ऊपर आपको ब्याज मिलेगा, फिर ब्याज मिला, अगले महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन आया, उस सब के ऊपर ब्याज मिलेगा। मतलब जो भी पैसा आपका इकट्ठा होता जा रहा है वो कंपाउंड होता जा रहा है, उस ब्याज के ऊपर भी आपको ब्याज मिल रहा है, तो इसलिए पैसा आपका बहुत बड़ा हो जाता है जब आप रिटायर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी सेम आपको ऑप्शन दिया था, जैसे आपने एनपीएस में देखा कि भैया आपके पास ऑप्शन है आप कैसे प्लान लेना चाहते हो। आप चाहो तो डेट प्लान चूज कर लो जिसके अंदर रिस्क जो होता है वो कम होता है, आप चाहो तो कैपिटल मार्केट प्लान ले लो जैसे कि इक्विटीज वगैरह होगी जहां पे आपको रिस्क ज्यादा मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन दी इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स अगेन आप देखोगे तो एज की बात आती है, इन्वेस्टर जो कम एज के होते हैं वो ज्यादा रिस्क वाले प्लान लेते हैं, और इन्वेस्टर जो ज़्यादा एज के होते हैं वो डेट प्लान लेते हैं जिसमें रिस्क कम होता है, और इसका कॉम्बिनेशंस वगैरह भी इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती है। तो यू कैन से दैट इट इज जस्ट लाइक एनपीएस। एनपीएस के अंदर भी कुछ कुछ सेम सी बातें हैं, उसी टाइप की बातें यहाँ पे भी की जा रही हैं। प्री डिसाइडेड अमाउंट है, आप डालोगे, एट द एंड इंश्योरेंस कंपनीज आपको बता देगी आपको क्या इंश्योरेंस देगी, आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा। एनपीएस में आप कुछ पैसा निकाल सकते थे, यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि डेफर्ड एन्युटी रिटायरमेंट प्लान के अंदर वो आपको कैसे स्कीम दे रही है। हो सकता है आपको रिटायरमेंट के बाद कुछ पैसा वो भी निकालने दे, 40% था जैसे कि आप एनपीएस के अंदर, और बाकी का आपको जो एन्युटी प्लान है, जो भी आपका पेंशन प्लान है वो आपको परचेज करना रहेगा, जो कि आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितना मिला करेगा। तो दिस इज जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ एनपीएस, बिल्कुल डिट्टो सेम नहीं कह सकते, बट अ काइंड ऑफ एनपीएस स्कीम। और ये जो है वो कौन प्रोवाइड कर रही है आपको, जो इंश्योरेंस सेक्टर वाले लोग हैं वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़े इसके अंदर। तो सेकंड आता है आपका इमीडिएट एन्युटी प्लान। अब ये क्या है, तो ये आपने जैसे गवर्नमेंट प्लान्स के अंदर देखे थे लास्ट के 2 प्लान्स, पीएमवीवीवाई और एससीएसएस, उसके अंदर आपने क्या देखा कि सर जब जो लोग रिटायर हो गए उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा कॉर्पस है, तो वो उस पैसे का क्या करें, उस पैसे को वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और सेम डे से, मतलब नेक्स्ट मंथ से वो उसको पेंशन में बनवा सकते हैं, और पेंशन के रूप में मंथली पैसा या क्वार्टरली पैसा या एनुअली पैसा जैसा भी इनका केस होगा वो ले सकते हैं। तो उसी को कॉपी करते हुए पेंशन सेक्टर जो है वो आपको, इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो आपको एक इमीडिएट एन्युटी प्लान प्रोवाइड करती है। ये सेम टू सेम वही है कि वो लोग जो रिटायर हुए उनके पास लमसम पैसा उनको मिला रिटायरमेंट के बाद, चाहे ग्रेचुइटी के रूप में मिला हो, लीव इनकैशमेंट हो, बोनस हो, या किसी भी तरीके से उनकी कंपनी ने उनको एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड किया। उस पैसे को या तो वो इधर उधर खर्च कर लें या फिर उसका वो एक पेंशन प्लान परचेज कर लें, तो वो पेंशन प्लान कहते हैं हम इमीडिएट एन्युटी प्लान। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी अगेन आपका ट्रस्ट है, आप किस इंश्योरेंस कंपनी से परचेज करना चाहते हैं आप परचेज करेंगे, वो पैसा वहाँ पे देंगे और उस पैसे के थ्रू आपको जो है वो मंथली पेंशन यहाँ पे मिलने लग जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये गवर्नमेंट में फैसिलिटी है तो हम प्राइवेट में क्यों जाएं? आपको एक रीज़न अगर आप थोड़ा डीपली सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट ने उस पैसे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। गवर्नमेंट कह रही है भैया 15 लाख से ऊपर है तो कहाँ लेके जाओगे, तो 15 लाख तक तो आप हो सकता है गवर्नमेंट में डाल दो, बट उससे ऊपर अगर आपके पास पैसा है तो उस पैसे को आप इन टाइप की इंश्योरेंस कंपनी, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है, उनको वो हैंड ओवर कर सकते हो और वो आपको एक अच्छा सा एन्युटी प्लान बना के दे देंगे जो कि आपकी पूरे लाइफ स्पैन को कवर करेगा। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको इंश्योरेंस के रूप में वो पैसा मिलता रहेगा। नाउ इसके अंदर भी बहुत सारे इस टाइप की फैसिलिटीज होती है कि आपको पैसा मिलेगा, या अगर आपकी सपोज डेथ हो जाती है तो आपके स्पाउस को मिलेगा या फिर नॉमिनी को मिलेगा, काइंड ऑफ थिंग्स। ऑल स्कीम्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी सबको प्रोवाइड करती है। द थिंग इज कि यू हैव टू चीज अकॉर्डिंगली आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो पेंशन है वो आपका चेंज हो जाता है जिस टाइप के भी आप प्लान्स परचेज करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक अ कॉन्फिगर्ड थिंग्स विच यू हैव टू सेलेक्ट कि आपको क्या चाहिए। ठीक है सर, ना आगे बढ़े।
ये था आपका सेकंड, जो कि अगेन आपको देखा कि आपने गवर्नमेंट से मिलता जुलता था। नाउ थर्ड आता है आपका पेंशन विद इंश्योरेंस कवर। जैसे कि आपने देखा कि इसमें अंदर कंपोजिशन एक तरीके से पेंशन की फैसिलिटी भी दी जाएगी और आपको इंश्योर्ड भी कर दिया जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे आपको रेगुलरली मंथली पेंशन मिलेगा, साथ में आपका लाइफ कवर भी हो जाएगा। लाइफ कवर का मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है किसी व्यक्ति की, किसी सब्सक्राइबर की, तो उस केस में जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको डेथ के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। किससे? इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, मतलब कि अगर किसी सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो जो उसको पेंशन के रूप में पैसा मिल रहा था वो तो मिलता रहेगा जब तक वो जीवित था। उसके बाद उसको एक लमसम अमाउंट किसको? उसके नॉमिनी को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड पेंशन विद इंश्योरेंस कवर। इंश्योरेंस कवर में आपने ये देखा है कि किसी की अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए, यहाँ पे फॉर्चुनेट डेथ की बात नहीं की जा रही है, कोई अनहोनी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसके नॉमिनी को संभालने के लिए पेंशन कंपनी जो है वो एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करती है। इसके अंदर ऐसे भी स्कीम्स होते हैं जिसके अंदर वो उस नॉमिनी को या फिर उसके स्पाउस को एक रेगुलर पेंशन प्रोवाइड करती है जब तक वो स्पाउस जीवित रहेगा, और जब स्पाउस की भी डेथ हो जाएगी तो फिर उसका जो नॉमिनी होगा उसको एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। द थिंग इज कि यहाँ पे पेंशन की फैसिलिटी भी दी जा रही है और साथ में एक इंश्योरेंस कवर भी दिया जा रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो ऐसा कहाँ होता है, ऐसे भी एक गवर्नमेंट स्कीम थी जहाँ पे आपने इसकी बात की थी, वो था आपका अटल पेंशन योजना। तो ये कुछ कुछ सिमिलर है अटल पेंशन योजना से, जहाँ पे आपका पैसा मरता नहीं है, आपको जो आपका पेंशन के रूप में वो पैसा मिलता रहता है, और जब किसी सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को या फिर उसके नॉमिनी को वो पैसा सारा का सारा रिटर्न कर दिया जाता है। दिस इज समहाउ सिमिलर टू दैट। ना थर्ड आता है पेंशन विदाउट इंश्योरेंस कवर। बहुत सिंपल सी बात है भैया कि किसी को इंश्योरेंस कवर नहीं चाहिए तो वो नहीं लेगा। अगर इंश्योरेंस कवर सपोज किसी ने पहले ले रखा है, कई लोग ऐसे होते हैं जो टर्म प्लान लेके चलते हैं, अपना इंश्योरेंस कवर लेके चलते हैं, टर्म इंश्योरेंस उन्होंने कराया हुआ होता है, तो वो कहते हैं भैया हम इसके अंदर क्यों जाए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पेंशन के साथ इंश्योरेंस कवर लेंगे तो आपको वो महंगा पड़ेगा, वो आपका कॉस्टली होगा। कॉस्टली का मतलब कि आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जाएगा, आपको रिटर्न पेंशन के रूप में जो मिलेगा वो कम मिलेगा, क्योंकि आपको इंश्योरेंस की बेनिफिट भी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी फ्री में तो देगी नहीं, उसका भी एक कैलकुलेटेड रिस्क होगा, कैलकुलेटेड वहाँ पे एक फिगर होगी जिसके बेस पे आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इसलिए अगर ऑलरेडी किसी के पास टर्म प्लान है, किसी ने ऑलरेडी इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो वो जाता है किसके ऊपर? वो जाता है पेंशन विदाउट इंश्योरेंस कवर, जहाँ पे उसको इंश्योरेंस कवर की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको कोई डेथ बेनिफिट्स नहीं मिलते, पेंशन मिलता रहेगा जब तक आप जीवित रहेंगे। अगर किसी सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाएगी तो उस केस में जो उसका पेंशन है वो ट्रांसफर नहीं होगा, किसी को किसी और प्रकार का बेनिफिट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। तो इट इज डिपेंड अपॉन द सब्सक्राइबर कि उसको क्या लेना है। अगर उसके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस कवर है तो वो इसके अंदर जाएगा, और अगर इंश्योरेंस कवर नहीं है तो वो इसके अंदर जाना पसंद कर सकता है। दीज ऑल आर द रिटायरमेंट स्कीम्स विच आर इन जनरल अवेलेबल इन इंडिया। आई होप आपने उसको, आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। उसकी मैंने खासियत आपको बता दी, लोग कहाँ जाना प्रेफर करते हैं। इन्हीं बातों को आपको रिलेट करते हुए जो आपके एमसीक्यूज हैं वो ड्राफ्ट किए जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। होपफुली आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। ये टॉपिक भी हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एनपीएस की। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट।